हेलो दोस्तों, आज सोमवार है, नवंबर 6 और सुबह के करीब करीब 9:30 बजे हैं। दिवाली आने वाली है और कुछ हफ्तों से हम लोग को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है इन्वेस्टमेंट करने की। तो आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले से देख रहे हैं हम कि ये काफ़ी नीचे गया। उसके बाद मैं एंटिसिपेट तो कर रहा था कि ये थोड़ा और नीचे जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। लेकिन देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट का कमाल, ठीक है, ये वापस से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो मेरी तो आशाएं थी कि ये 18,690 के आसपास तक जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं जाएगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, देखने जाए तो ट्रेंड तो अभी, अगर मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, सारे इंडिकेटर्स अगर हटा देता हूँ, चेक करके सारे इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। तो अगर सारे इंडिकेटर हटा देता हूँ, सिर्फ ट्रेंड लाइन देखता हूँ, तो ट्रेंड तो अभी भी नीचे ही का है, ठीक है। ये एक है और लोअर लोज अगर लगाए तो ये है, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होता है तब तक हम मान नहीं सकते कि ये ट्रेंड ऊपर का हो चुका है। तो अभी भी आशाएं है कि हो सकता है कि ये नीचे जाए, इस 18,690 के डिमांड जोन को टच करे और वहां से बाउंस बैक करे। लेकिन फिर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक और डिमांड जोन है, आप देखें तो, ठीक है। ये डिमांड जोन पे टच करके निकला हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि हो सकता है कि नीचे चला जाए, ठीक है। खैर, मार्केट में क्या होगा वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम प्रेडिक्शन, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रेडिक्शन करना तो ठीक नहीं है। तो तो हम आज ही देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और आज का डिसीजन आज लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ आज के चेंज के हिसाब से। कुछ स्टॉक है जो नीचे की तरफ गए हैं। शुरू करते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज से। ये है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का स्टॉक। ये ऊपर के सप्लाई जोन को टच करके नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है वापस। इसने ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रीच तो कर दिया है, लेकिन जब तक ये सप्लाई जोन ब्रीच नहीं करता है तब तक मैं ये नहीं मान सकता कि ये ऊपर का ट्रेंड शुरू हुआ है। और दूसरी बात ये है कि 2280 का जो डिमांड जोन है वो अभी भी अनटच्ड है। अगर हम इसको वीक टू वीक ले तो हम मान सकते हैं कि टच हो गया है। तो कुछ बेसिकली कह नहीं सकते हम कि क्या होने वाला है। इस डिमांड जोन को टच करके ऊपर की तरफ गया तो है, लेकिन ट्रेंड अभी भी नीचे का ही चल रहा है। तो ये हो सकता है कि वापस नीचे आ जाए और वापस 2280 के आसपास पहुंचे। हो सकता है कि इसके नीचे वाले डिमांड जोन पे जाए। इसका नीचे वाला डिमांड जोन अगर वीक टू वीक भी लेते हैं तो 2140 है, हो सकता है वहाँ तक जाए, वो अभी तक अनटच्ड है, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत पावरफुल डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ज़ोर से जंप अप नहीं हुआ था। यहाँ पर कुछ बेसिक कैंडल्स बने थे और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुका था और फिर धीरे से ऊपर की तरफ बढ़ा था। तो ये बहुत पावरफुल डिमांड जोन तो नहीं है, लेकिन फिर भी डिमांड जोन है। तो चूंकि ये डिमांड जोन के कहीं आसपास नहीं है, हम अभी इंतज़ार करेंगे इस स्टॉक के नीचे जाने का, ठीक है। आगे देखते हैं हेवल्स में क्या हो रहा है। तो हेवल्स में ये आज तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, सब अभी भी ट्रेंड नीचे ही की तरफ है। तो हो सकता है 1187 तक ये स्टॉक जाए, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। टाइटन देखते हैं। टाइटन तो ऊपर ही जा रहा है, तो अभी कुछ करने के लिए है नहीं। पीआई इंडस्ट्रीज देखते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज आज ऊपर जा रहा है और ये इस डिमांड जोन को टच करके ऊपर जा चुका है। इसका मतलब हमारा जो ट्रेड था 3280 का, वो एग्जीक्यूट हो चुका होना चाहिए। तो ये तो अब ये डिमांड जोन एक्चुअली किसी काम का नहीं रहा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम अगले डिमांड जोन को पकड़ेंगे। हमारा अगला पड़ाव होगा ये। इसका मतलब मैं जैसे हमेशा याद दिला दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2119 तक जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये 3119, अगर ये 3119 तक जाता है तो हम उसे खरीदेंगे, वरना किसी नए लेवल के बनने का इंतज़ार करेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर कोई नया लेवल बन जाए, वैसे तो बना है
एक लेवल तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो ये एक लेवल बना तो है, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा है, लेकिन हम ऑलरेडी इस प्राइस के आसपास ख़रीद चुके हैं, तो फिर से ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है। अगर ख़रीदना आपने नहीं ख़रीदा है तो 3,351 पे ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा मत खरीदिए, क्योंकि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, तो हो सकता है कि ये वाला डिमांड जोन ब्रीच हो जाए। तो बेसिकली हम अभी फ़िलहाल कुछ करेंगे नहीं, वेट एंड वॉच। डाबर पे चलते हैं। डाबर पे तो कोई आसपास में डिमांड जोन तो नहीं है, ट्रेंड्स लाइंस अभी भी नीचे की तरफ है, तो हम बेसिकली इंतज़ार करेंगे, कोई नया लेवल बना भी नहीं है। एस्ट्रल देखते हैं। एस्ट्रल डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। एशियन पेंट डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। वोल्टास डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। डिवीज़ लैब डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। टोरेंट फार्मा डिमांड सप्लाई जोन पे है। तो ये अगर टोरेंट फार्मा में अगर आपको 20% से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और आपके पास काफ़ी सारे स्टॉक हैं मान लीजिए, तो आप टोरेंट फार्मा में से थोड़ा सा बेच कर इसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट खींच सकते हैं। तो आइए ये नोट ले लेते हैं। आइए नोट ले लेते हैं। सेल if you are getting more than 20%, sell some Torrent Pharma if you are getting more than 20% profit. Don't sell all, retain for long term. ठीक है, तो टोरेंट फार्मा हम थोड़ा सा बेचेंगे अगर 20% से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो। ओके, सेल सम टोरेंट फार्मा इफ यू आर गेटिंग मोर देन 20% प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस में क्या हो रहा है? अब रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट निकला है, तो आज हम उसको भी स्टडी करेंगे। फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि डिमांड जोन से काफ़ी दूर है और ट्रेंड भी नीचे की तरफ है। टीसीएस भी डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। बजाज फाइनेंस भी डिमांड जोन से काफ़ी दूर है। एसआरएफ सप्लाई जोन के करीब पहुंच रहा है, तो अगर आपको ये भी देख लेते हैं 2315। ओके, सेल सम टोरेंट फार्मा। इसलिए मैंने टोरेंट फार्मा कितने में बेचना है वो तो बताया ही नहीं। ठीक है, अबव 1954, सेल टोरेंट फार्मा अबव 1954.00 इफ यू आर गेटिंग मोर देन 20% प्रॉफिट। ये ठीक है। ठीक है, वापस कहाँ थे हम? एसआरएफ पे थे शायद। हाँ, एसआरएफ सप्लाई जोन के पास पहुंच रहा है, तो हम ये इसका भी नोट ले लेते हैं। सेल एसआरएफ एट और अबव 2315.65। 2315.65 इसको भी वही करते हैं। सेल सम एसआरएफ एट और अबव 2315.65 इफ यू आर गेटिंग मोर देन 20% प्रॉफिट। डोंट सेल all, retain for long term। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन किया जा सकता है। फिर देखते हैं टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर्स का भी फाइनेंशियल रिजल्ट निकला है, लेकिन हम देखते हैं, अगर समय रहा तो हम उसे भी देखेंगे। रामको सीमेंट भी डिमांड जोन से काफ़ी दूर है, करने के लिए कुछ नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर ही की तरफ बढ़ रहा है, तो ये खैर ट्रेंड जो है ऊपर का वो ब्रीच हो चुका है, तो अब हम इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। अभी तो फिलहाल ट्रेंड नीचे का है, क्योंकि ये अगर लोअर हाइज देखें तो यहाँ पर है। नॉट दिस, इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और लोअर लोज अगर देखें तो ट्रेंड अभी भी नीचे ही का है, तो करने के लिए कुछ नहीं, डिमांड जोन से काफ़ी दूर। और उसके बाद आखिरी वाला है कंटेनर कॉरपोरेशन, और ये भी टारगेट के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, तो फिर से नोट लेते हैं। सेल सम
744.45. If you are getting more than 20% profit, don't sell all, retain for long term. ठीक है, तो आज के मार्केट में सिर्फ सेल है, बाय है नहीं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा मार्केट ऊपर की तरफ है. अब ये तो हुआ आज का मार्केट. अब आइए एक नई चीज देखते हैं. आज हम देखते हैं रिलायंस का क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स. ठीक है, तो ये है रिलायंस का फाइनेंशियल रिजल्ट्स. थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर देते हैं. ये कंसोलिडेटेड एंड अनऑडिटेड रिजल्ट्स है. तो ये बड़ा एक लेटर सा लिखते हैं ये लोग, मैं वो पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा. आगे देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, एक्चुअल फाइनेंशियल्स क्या है. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा, हाँ, तो ये है फाइनेंशियल रिजल्ट. अब 30 सितंबर 2022 में इसका सेल्स एंड सर्विसेज का रेवेन्यू 252,856 करोड़ था. ठीक है, ये सारा करोड़ में होता है. से जून वाले क्वार्टर एंड में 2023 के 231,132 रहा. और इसको अगर 30 सितंबर 2022 का 30 सितंबर 2023 के साथ कंपैरिजन करें, क्योंकि वैसे तो इन नंबरों का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, अगर इनको अकेले में देखें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या समझ में आएगा. लेकिन अगर पैटर्न देखें कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, तब समझ में आता है कि कंपनी कर क्या रहा है. तो जैसे 30 सितंबर 2022 को ये 2,52,846 था. 30 सितंबर 2023 को ये 2,55,996 था. मतलब बढ़ा है. तो सेल्स इसका ओवरऑल बढ़ा है. ठीक है, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली रिजल्ट देखें तो 2 क्वार्टर एंड मतलब हाफ ईयरली रिजल्ट 30 सितंबर 2022 को ये 4,95,375 था करोड़ इसका सेल्स, जो कि घट के 4,87,128 हुआ है. ठीक है, तो इस साल इसका हाफ ईयरली रिजल्ट थोड़ा सा कम हुआ है. ओवरऑल ये 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर एंड अगर देखें रिजल्ट तो 2023 का, तो 9,74,000 पर. लेकिन इसका कोई मतलब नहीं. हमको इसको पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तभी समझ में आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है. ठीक है, आइए देखते हैं आगे और क्या है नीचे. तो एक्सपेंसेस इसके मोर और लेस कंपैरिजन वही करना होगा 30 सितंबर के साथ. इसको हम लोग अभी फ़िलहाल पिछले साल का जो ईयर एंड रिज़ल्ट था उसको अभी फ़िलहाल इग्नोर कर देते हैं. हम देखते हैं सितंबर में कैसा किया पिछले साल के मुकाबले. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका सेल्स पिछले साल से बढ़ा है थोड़ा सा. इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स वगैरह अगर देखें आप, ये सारे एक्सपेंसेस है. तो 2,15,000 से 2,12,000 हुआ. मतलब खर्चा इन लोगों ने अपना थोड़ा कम किया है. ठीक है, और इस वजह से अगर आप प्रॉफिट देखें तो इसका हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स एंड टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं तो 15,512 करोड़ था पिछले साल. इस साल उसका 19,887 करोड़ 78 करोड़ है, जो कि मतलब बेहतर है. पिछले साल से इसने ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा किया है. ठीक है, अगर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, जिसको एबिडा भी बोलते हैं. एबिडा मतलब क्या था एबिडा का फुल फॉर्म? इक्विटी बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ऐसा कुछ था. ठीक है, तो अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो ये सारा जो देखें तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स माना जाता है. तो ये भी 20,000 करोड़ था इसका, अब 26,000 करोड़ 26,500 करोड़ के आसपास है. तो ओवरऑल कंपनी ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अच्छा किया है. नीचे आते हैं, ये नेट प्रॉफिट वगैरह है तो थोड़ा बहुत तो सारे नंबर्स बेहतर ही है. नेट प्रॉफिट अगर देखें तो मैं ये नंबर देखूंगा, ओनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ. पिछले साल 4,000 था, इस 16,000 करोड़ है. नेट प्रॉफिट मार्जिन इन लोगों का 6% के आसपास था. इस साल बढ़ के करीब 7.8% हो गया, 7.8% हिंदी में अगर बोलूँ तो. और ये है जो इसका
हाफ ईयर एंड 30 सितंबर 2022 के मुकाबले 30 सितंबर 2023 का ये सारे कंपैरिजन दिए हैं। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है ओवरऑल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 10 लाख करोड़ से, नेट कैश फ्लो डबल हुआ है करीब करीब फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखिएगा तो 20,000 करोड़ से बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल कंपनी ने अच्छा किया है। अब एक और चीज़ जो हम देखेंगे आज वो है इनका प्रोजेक्शन। तो ये एक और है जो उन लोगों ने पब्लिश किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ये है Q2 FY 2024। तो सितंबर 2024 में क्या वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं अगले साल सितंबर के आसपास, क्या सोच रहे हैं वो लोग कि क्या होगा। ठीक है, तो ये लोग देख रहे हैं कि 44,886 करोड़ मतलब 30% प्रॉफिट वो लोग बढ़ा लेंगे। एबिडा जिसे कहते हैं, मतलब अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब मान लो उन लोगों ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कुछ मशीनरी वगैरह खरीदा है, तो उसका जो इनिशियल कॉस्ट है उसको धीरे धीरे वो लोग राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, कि अब इसका रिटर्न ऑफ वैल्यू हो चुका है। या अगर उन लोगों ने लोन लिया है कोई, तो धीरे धीरे वो लोन चुका देते, तो उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। वो एक तरह का खर्चा है। और नेट प्रॉफिट उन लोगों का नंबर देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आज का नंबर याद नहीं है, पर 30% के आसपास वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग बढ़ाएंगे, ये उनका प्रोजेक्शन है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवरी इन कंज्यूमर बिजनेसेस विद सुपीरियर एक्सपीरियंस एंड सीमलेस इकोसिस्टम वगैरह, तो ये सब तो ज्ञान की बातें हैं। डिजिटल सर्विसेज ग्रोथ लेड बाय नेटवर्क लीडरशिप, तो ये बढ़ेगा। 5G अडॉप्शन बढ़ेगा। O2C यानी ऑयल टू केमिकल्स का जो बिजनेस है वो सस्टेन करेंगे वो लोग। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड बना रहेगा। फर्म फ्यूल क्रैक्स एंड PVC डेल्टा। रैंप अप इन KG-D6 गैस प्रोडक्शन एडेड शार्प इंप्रूवमेंट इन ऑयल एंड गैस सेगमेंट एबिटा। उसके बाद ये लोग सेगमेंट वाइज नंबर्स बता रहे हैं जो कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये 2 पेजेस उसके सेगमेंट वाइज है। उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स बता रहे हैं। तो रेवेन्यू उन लोगों का बढ़ेगा, परसेंटेज देखते हैं 10% के आसपास। एबिटा उनका ईयर ऑन ईयर 30% बढ़ेगा। रेवेन्यू उनका 1.2% बढ़ेगा। और नेट प्रॉफिट ओवरऑल 30% के आसपास बढ़ेगा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। ठीक है, और तो बाकी सब डिटेल्स तो बहुत कुछ है। ग्रॉस डेट, ये लोग ग्रॉस डेट बता रहे हैं कितना अभी तक उन लोगों के पास उधार है और क्या चेंज होने वाला है। ठीक है, तो उन लोगों का डेट 18,280 करोड़ के आसपास कम करेगी, वो लोग ऐसा कह रहे हैं ग्रॉस डेट। और कैश एंड कैश इक्विटी डेट जो है वो लोग 10,240 करोड़ के आसपास कम करेंगे। तो ओवरऑल इनका प्रोजेक्शन ये है कि रिलायंस अच्छा करेगा। ठीक है, अब आज मतलब अभी तो टाइम चल रहा है, एक एक करके सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे और इनको हम लोगों को स्टडी करना चाहिए। अब मैं जो करता हूँ आमतौर पे वो ये है कि मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि आपको जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो एक बात तो है कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे उतना आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपने रिलायंस के स्टॉक्स खरीदे हैं, तो आपको कुछ और स्टॉक्स भी खरीदने चाहिए, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, और ये होना चाहिए सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपने अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक खरीदे हैं, तो इसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते, क्योंकि तीनों के तीनों बैंकिंग सेक्टर में है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर गिर गया तो आपके सारे स्टॉक्स नीचे जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं। तो डाइवर्सिफाई सेक्टोरल होना चाहिए कि आपने अगर एक बैंकिंग का स्टॉक खरीदा है, एक केमिकल का खरीदिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील का खरीदिए, एक कोई और खरीदिए, जैसे IT का स्टॉक खरीदिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप, और अगर आप मेरा ये जो पसंदीदा स्टॉक्स का लिस्ट है, इसे अगर आप देखें तो ये सेक्टरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है, हेवल्स है, टाइटन ज्वेलरी में है, PI इंडस्ट्रीज फिर केमिकल में है, डाबर रिटेल बिजनेस में है, एशियन पेंट्स केमिकल्स में है, वोल्टास कंज्यूमर गुड्स में है, डिवीस लैब फार्मास्यूटिकल में है, टोरेंट फार्मा फार्मास्यूटिकल में है, रिलायंस, खैर रिलायंस तो हर जगह है, TCS IT में है, बजाज फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में है, SRF तो मुझे याद नहीं है एक्चुअली, फिर से देखना पड़ेगा, टाटा कंज्यूमर गुड्स में है, रामको सीमेंट में है, ICICI बैंक बैंकिंग में है, और कंटेनर कॉरपोरेशन एक सर्विसेज में है जो कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में है। तो अपना पोर्टफोलियो को इस तरीके से डाइवर्सिफाई कीजिए कि
कि सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हो, लेकिन आप हर रोज नए नए स्टॉक मत ढूंढिए खरीदने के लिए। उसका कारण यह है कि जब आप कंसोलिडेटेड रहते हैं तो आपका ग्रोथ बढ़ता है। जैसे आपने जितनी भी कहानियां सुनी होगी, स्टॉक मार्केट में इसने इतने पैसे बना लिए, उतने पैसे बना लिए, वो सारी कहानियां एक स्टॉक रिलेटेड है। जैसे उस आदमी ने रॉयल एनफील्ड या आइकर मोटर्स के इतने सारे स्टॉक खरीदे थे 2 लाख रुपए के, जो कि अब इतने करोड़ के हो गए। या उसने एसबीआई के, उसकी बेटी पैदा हुई थी तब एसबीआई के स्टॉक खरीदे थे जो अभी, तो एक ही स्टॉक खरीद के लोगों की लॉटरी लगती है। आप ये कभी नहीं सुनेंगे कि उसने 15 स्टॉक्स खरीदे थे और सारे के सारे ऊपर चले गए, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो जहां डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, आप, ताकि आपका अगर एक स्टॉक गिर गया तो आपका बहुत सारा पैसे का लॉस ना हो जाए, कंसोलिडेशन जरूरी है क्विक ग्रोथ के लिए। तो आप अगर अपना पोर्टफोलियो नया नया बना रहे हैं मेरी तरह, जैसे अभी अभी शुरू किया है आपने, तो आप कंसोलिडेटेड रहिए, लेकिन इतने कंसोलिडेटेड ना हो जाइए कि एक ही स्टॉक खरीदा। ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहिए, पर बहुत ज्यादा नहीं। आप अगर हर रोज नए नए स्टॉक ढूंढेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका पैसा इतना जल्दी ग्रो नहीं करेगा। तो आपको पैसा लगाना है, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स में लगाना है जो आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो एक क्राइटेरिया जो है जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं कि कितने स्टॉक्स होने चाहिए, वो ये है कि आप कंफर्टेबली अपने बिजी शेड्यूल में, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, वाइफ के साथ डिनर पे जाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब मसरूफियत के बीच में भी आप उन कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पढ़ सके जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखने जाए तो जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, आपके पास थोड़े से उनके स्टॉक है। ठीक है, तो कंपनी अच्छा करेगा तो आपका पैसा अच्छा करेगा, कंपनी अगर बुरा करेगा तो आपका पैसा बुरा करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पढ़ें। तो जैसे कि हमने अभी रिलायंस के फाइनेंशियल्स पढ़े, तो उससे हमें पता चलता है कि कंपनी अच्छा कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हाँ ये कंपनी अब अच्छा नहीं कर रही, जैसे बीच में मैंने बीएचईएल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पढ़े थे और मैंने बहुत साल पहले कुछ खरीदे थे बीएचईएल के स्टॉक, जो कि बहुत अच्छे नहीं है, ये बहुत ही बुरा एग्जांपल है। लेकिन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पढ़ के अगर कुछ गड़बड़ लगता है, जैसे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज आया, कोई न्यूज़ आ गई उसकी, या उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, लगातार डेट बढ़ता जा रहा है या प्रॉफिट घटता जा रहा है, तो आपको उसमें से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कम कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आप इतने सारे स्टॉक्स खरीद लिए हैं कि आप सबके फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं पढ़ पा रहे डिटेल में, इसका मतलब यह है कि आपको कंसोलिडेशन की जरूरत है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से बता दूं, मैं कोई क्वालिफाइड सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि मेरे इन्वेस्टमेंट करने का लॉजिक क्या है। ठीक है, ये मैंने अपने दोस्तों के कहने पे किया है, क्योंकि मेरे दोस्तों को लगता है कि इससे किसी का फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे लॉजिक में कुछ बात है, अगर आपको लगता है कि वो लॉजिक ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए। बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात किए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। और वो भी आप चुनिए एक अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइज़र जो क्वालिफाइड सर्टिफाइड हो, आम, आम, तभी उसकी बात पे विश्वास कीजिए। मेरा लॉजिक उन्हें बताइए। अगर आपको लगता है कि लॉजिक ठीक है और किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि हम ढेर सारा पैसा कमाएं। धन्यवाद।